गर्मी में अपना घर छोड़ ससुराल में आए जेठानी के मायके वाले। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह, चलो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो। हे भगवान, इतनी गर्मी में इनको पकवान खाना है? ना बाबा ना, मुझसे नहीं बन पाएगा। माँ जी, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक काम करो ना देवरानी जी, आप पकवान बना लो ना। ये क्या, जेठानी जी तो बड़ी चालाक निकली। पहले दिन ही सारा काम मेरे ऊपर थोप दिया। अच्छा ठीक है, आप आराम कर लीजिए, मैं पकवान बना लेती हूँ। ये अचानक बहू की तबीयत को क्या हो गया? रात तक तो ठीक थी। अब अवंतिका अपने कमरे की एसी में बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रही होती है, वहीं दीपाली गर्मी में गैस के पास खड़ी होकर पकवान बना रही होती है। इतनी गर्मी में पकवान बनाकर तो मेरी हालत खराब हो गई। चलो अब सबको खिला देती हूँ। अब दीपाली डाइनिंग टेबल पर प्लेट में खाना लगा रही होती है, तभी कमरे के पास बने रेलिंग से झांकती हुई अवंतिका कहती है, देवरानी जी, मेरा खाना ना आप ऊपर ही ले आइए, मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी। हाँ, गरम गरम खाना बनाकर रख दिया है, वो कम था जो अब इनको खाना अपने कमरे में चाहिए। हाँ जेठानी जी, मैं अभी पहुंचा दूंगी। ये मेरी बड़ी बहू का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जब से आई है तब से अपनी देवरानी के ऊपर ऑर्डर करती जा रही है बस। इसी तरह शाम को पूरे दिन गर्मी में काम करके मेरी हालत पंचर हो गई है। जाती हूँ अब अपने कमरे की एसी में बैठने। अब जहाँ दीपाली कमरे में जा रही होती है, वहीं सोफे पर बैठी अवंतिका अपना फोन चला रही थी। तभी वहाँ बबीता आकर कहती है, बड़ी बहू जा, शाम की चाय और नाश्ते में चूड़ा मूंगफली भून ले। शाम को मुझे हल्की हल्की भूख लग जाती है। चलो बढ़िया है, माँ जी ने जेठानी का नाम लिया, मैं तो बच गई। अरे मेरी बूढ़ी सास का दिमाग खराब है क्या? अब इतनी गर्मी में इसको चाय पीनी है, ऊपर से भुना हुआ चूड़ा और मूंगफली भी खाना है। अच्छा माँ जी, मैं बना देती हूँ। अवंतिका जैसी उठती है तभी दरवाजे की बेल बजती है। अवंतिका जाकर दरवाजा खोलती है, जहाँ अवंतिका के मायके से उसकी माँ, दोनों बहन और भाई आकर खड़े होते हैं। अरे आप लोग अचानक? बड़ी बहू के पास आई थी तो सोचा तुझसे भी मिलती जाऊं। हाँ हाँ समधन जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। देवरानी जी, अब मैं तो शाम का चाय नाश्ता बना नहीं पाऊंगी। मैं अपने मायके वालों के साथ अपने कमरे में जा रही हूँ। जब तक आप चाय नाश्ता और उसके साथ कुछ और स्नैक्स भी बना दीजिएगा ना। भैंस की आंख, मैं तो फिर फंस गई गर्मी में। ठीक है जेठानी जी, आप जाइए, मैं बना देती हूँ। बेचारी मेरी छोटी बहू, अब फिर उसे गर्मी में इतना काम करना पड़ेगा। अब अवंतिका अपने पूरे मायके वालों के साथ एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही होती। कुछ देर बाद दीपाली चाय और अन्य स्नैक्स बनाकर जेठानी के मायके वालों को देती है। अरे वाह दीदी, आपका कमरा तो कितना ठंडा हो रहा है एसी से। हाँ, वो सब छोड़ किशोर, देख बड़ी दीदी के ससुराल वालों ने कितने टेस्टी टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं। चल एसी की ठंडी ठंडी हवा में इनको खाते हैं। अगले दिन सुबह, देवरानी जी, जब तक गैस पर खाना चढ़ा रखा है आपने, तब तक मेरे मायके वालों के लिए कुछ ठंडे फ्रूट्स और जूस ले आइए मेरे कमरे में। इतना कहकर अवंतिका फिर से मायके वालों के साथ एसी में बैठ जाती है। ला छोटी बहू, मैं तेरी काम में थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। बबीता के जाने के बाद दीपाली, माँ जी से तो कह दिया मैं कर लूंगी, पर घर में तो फ्रूट्स और जूस हैं ही नहीं। अब मुझे गर्मी में बाहर जाना होगा। अब दीपाली भरी गर्मी में मार्केट से ठंडे तासीर के फल और जूस खरीद कर लाती है और अपने जेठानी के मायके वालों को खिलाती पिलाती है। इसी तरह 15-20 दिन गुजर जाते हैं। बहुत दिन हो गए, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। इतने दिन बेटी के ससुराल रहना ठीक बात नहीं है। हाँ माँ चलिए। अगले दिन सुबह, ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखिएगा। चलो बढ़िया, ये लोग जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। माँ कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। इससे अच्छा तो हमारी दीदी का एसी वाला ससुराल है, वहाँ गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। गर्मी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, रुक मैं फोन करती हूँ अवंतिका को। अरे माँ, आप गर्मी में परेशान मत होइए, आप यहाँ आ जाइए। मेरे यहाँ तो अच्छी खासी एसी लगी हुई है। ठीक है बेटी, मैं कल आती हूँ। अब अगले दिन सावित्री पूरे परिवार को लेकर बेटी के ससुराल पहुँचती है। अरे समधन जी, आप अचानक? वो समधन जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर यहीं डॉक्टर के पास आई थी तो सोचा अपनी बेटी से भी मिलती जाऊं। लो जी, 2 दिन आराम नहीं किया कि फिर से मेरी रील बनाने जेठानी जी के मायके वाले आ गए। अब जहां दीपाली भरी गर्मी में अपनी जेठानी के मायके वालों की सेवा पानी कर रही थी, वहीं उसकी जेठानी अपने मायके वालों के साथ सारा सारा दिन एसी में बैठी रहती थी।
दीदी दीदी, आज अपनी देवरानी को बोलो ना हमारे लिए खाने में चिकन बिरयानी, सीख कबाब, पुदीने की चटनी और बूंदी का रायता बना ले। अब अपनी जेठानी के कहने पर रात के खाने में दीपाली चिकन बिरयानी, सीख कबाब, पुदीना चटनी, रायता बनाकर जेठानी के मायके वालों को खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सावित्री के पास एक अर्जेंट फोन कॉल आता है। बेटी, मुझे कल सुबह यहाँ से निकलना होगा, पड़ोस के घर में कुछ बात हो गई है। चलो बला टली। अगले दिन सुबह जेठानी के मायके वाले अपने घर लौट जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। बेटी के घर में एसी की हवा खा खा के तो मुझे एसी की आदत लग गई है। मेरा तो अब यहाँ गर्मी में दम घुट रहा है। अब 3 से 4 दिन बाद सावित्री फिर से एक झूठा बहाना करके अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। अरे ये लोग फिर अपनी पूरी पलटन के साथ उठकर यहाँ पर आ गए। इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या, जो मेरे घर में आकर मेरी एसी का बिल बढ़ाने आ जाते? बड़ी बहू, तेरे मायके वाले हैं, संभाल इनको। अच्छा हुआ मेरे मायके वाले आ गए, इनके आने से मुझे घर के काम से छुटकारा मिल जाता है। चलो माँ, दीपा, सिया, किशोर, चलो मेरे कमरे की एसी में बैठ जाओ, बाहर गर्मी से आए हो ना। कुछ देर बाद अवंतिका रसोई में आती है, जहाँ उसकी देवरानी गर्मी में पसीने से भीगती हुई गैस के पास खड़ी होकर सबके लिए खाना बना रही होती है। जेठानी जी, आप मिल गई आपको फुर्सत रसोई में आने की? अरे जेठानी जी, कभी रसोई में आकर मेरी मदद भी करवा दिया करिए। मैं अकेले ससुराल और आपके मायके वालों के लिए गर्मी में खाना बना बना कर परेशान होती रहती हूँ और आप आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती हैं। क्या मुझे गर्मी नहीं लगती? ऐसे क्यों बोल रही हो देवरानी जी? अब मेरे मायके वाले आए हैं तो तुम खाना बना रही हो, अगर तुम्हारे मायके वाले आएंगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करवा दूंगी। दूर खड़ी बबीता ये सारी बातें सुनते हुए, बड़ी बहू का आप कुछ ज्यादा ही हो रहा है, सच कहूँ तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब मुझे खुद अपनी छोटी बहू का साथ देना होगा। तभी अगले दिन सुबह दरवाजे की डोरबेल बजती। दीपाली दरवाजा खोलती, जहाँ उसके मायके से उसके माता पिता, बहन भाई आकर खड़े होते। माँ, पिताजी, बहन, भैया, आप भी आए हैं, आइए ना, अंदर आइए। बड़ी बहू जा फटाफट छोटी बहू के मायके वालों के लिए कुछ खाने का बना ले। छोटी बहू जा तू अपने परिवार वालों के साथ अपने कमरे में बैठ और सुन, एसी ऑन कर लियो। हैं? देवरानी जी के मायके वाले भी आ गए। अब अवंतिका फटाफट खाना बनाकर देवरानी के कमरे में पहुंचाती, तभी उसके मायके वाले, अरे बेटी मेरा खाना तो पहुंचा दे। दीदी मेरे लिए भी लाना, मुझे भी भूख लग रही है। अभी लाई। गर्मी में परेशान होती है अवंतिका। अरे बाप रे, कितनी गर्मी लग रही है रसोई में। देवरानी जी कैसे इतने सारे लोगों का खाना अकेले बना रही थी। दूसरी तरफ दीपाली अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए अपने मायके वालों के साथ। और बताओ माँ, आप कैसी हो? दीदी, मैं, भैया, मम्मी, पापा सब ठीक है। हाँ बेटी, तू हमारी चिंता मत कर। कुछ देर बाद अवंतिका अपने और देवरानी के मायके वालों का रात का खाना परोसती है। बड़ी बहू जा अपने और देवरानी के मायके वाले के लिए मीठे में मूंग दाल का हलवा बना ले, बड़ा मन कर रहा है खाने का। अभी लाई। ये भगवान, 2 दिन में मेरी हालत खराब हो गई इतनी गर्मी में सबकी फरमाइश पूरी करते करते। अगर यही हाल रहा तो मैं जल्द ही इस घर की नौकरानी बन जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तभी अगले दिन अवंतिका एक एसी रिपेयर वाले को पट्टी पढ़ाकर घर बुलाती है। क्या हुआ भैया, ठीक नहीं हो पाएगा क्या एसी? जी, एसी में वायर शॉर्ट हुआ है, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। अब एसी खराब होने से अगले दिन जेठानी के मायके वाले गर्मी से परेशान होकर, ठीक है बेटी, अब हम लोग चलते हैं, घर भी तो देखना है ना। हाँ माँ, सही कहा। इसी तरह अगले दिन देवरानी के मायके वाले भी अपनी बेटी से मिलकर चले जाते। तभी सोफे पर बैठकर चैन की सांस लेती हुई अवंतिका, अब जान में जान आई। मेरी तो हालत पतली हो गई थी गर्मी में इतना सारा काम करके। अच्छा बहू, 2 दिन 2 परिवार को खाना बनाकर खिलाने में तेरी हालत खराब हो गई, और इतने दिन से जो तू एसी की ठंडी ठंडी हवा खाकर गर्मी में अपनी देवरानी से काम करवा रही थी उसका क्या? और इस घर में छोटी बहू के मायके वालों को मैंने ही बुलाया था ताकि तुझे पता चले कि गर्मी में जब काम का भार सर पर पड़ता है तो कैसा महसूस होता है। सॉरी देवरानी जी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। आज से मैं आपके साथ मिल बांट के काम करूंगी। दीपाली अपनी जेठानी को माफ कर देती है। इस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरा घर संभालती हैं। बहुओं, दिव्या और सिया, मेरी बात सुनो। तुम जानती ही हो कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो कल तुम्हारी दोनों ननद रहने आ रही है। मैं ये बता रही थी। क्या दोनों ननद आ रही हैं? इसका मतलब उन दोनों की खातिरदारी काम। हे भगवान, गर्मी में इतने लोगों की रोटी मैं नहीं बना सकती हूँ। अच्छा ही है माँ जो ननद जी ने आने का मन बनाया, इसी बहाने घर में थोड़ी रौनक सी हो जाएगी। ठीक है, हम दोनों मिलकर कल के लिए सारी तैयारी कर लेंगे। फिलहाल आप बताएं कि आज क्या बनेगा। माँ, आज क्यों ना मसाले के चावल बना ले, गर्मी भी बहुत है, ऐसे में कौन ही खड़े होकर रोटी बनाएगा।
नहीं सिया बहू, तू तो जानती है कि हमारे घर में ये चावल वावल कहाँ ही खाए जाते हैं। अगर बना भी दिए तो कोई नहीं खाएगा। नहीं नहीं, चावल वावल नहीं, रोटी ही बनाना। तो ठीक है माँ जी, रोटी दिव्या बना लेगी। मेरे बस की नहीं ऐसे गर्मी में रोटी सेकना। चावल खाने हो तो बता दो, मैं बना दूं, नहीं तो रोटी तो दिव्या ही डाल देगी। नहीं भाभी, जब चावल कोई खाएगा ही नहीं तो बनाने से क्या फायदा। मैं रोटी ही बना दूंगी और साथ में माँ जी आलू की सब्जी। सही है? हाँ सही है बहू। हेमा की बात सुनकर दिव्या रसोई में सभी के लिए खाना बनाने को चली गई। दिव्या और सिया दोनों हेमा की बहुएं थी, जिनमें सिया बड़ी तो थी लेकिन उसे परिवार का ज्यादा ख्याल नहीं था। वहीं दिव्या सभी के बारे में सोचती थी और वो निहायत ही साफ दिल की थी। आज भी दिव्या ने खड़े होकर पूरे परिवार के लिए रोटी सब्जी बनाई, जबकि सिया ने इस सब में उसकी जरा भी मदद नहीं की। ऐसे ही अगले दिन मेरी बेटी आ गई। अरे रे, मेरी नवासी नवासा भी आए हैं। आ जाओ बच्चों, अंदर आओ। दामाद जी, आप भी अंदर आ जाओ। हेमा ऐसे ही स्वागत करते हुए अपनी दोनों बेटी दामादों को अंदर ले आई। माँ जल्दी से ठंडा पानी लाओ, बहुत गर्मी लग रही है। लो ननद जी पियो पानी। माँ जी, अब तो दोनों ननद जी भी आ गई हैं। अब बताएं मैं क्या बनाऊं? कहो तो वेज बिरयानी बना दूं। नहीं नहीं भाभी, चावल नहीं। दीदी आई हैं तो आज तो कढ़ाई पनीर के साथ पूरी और आलू मटर के साथ रोटी बनाना, वही खाएंगे हम लोग। अच्छा माँ जी, जरा साइड तो आना। हाँ बोल। माँ जी, इतनी गर्मी है, ऊपर से इतने सारे लोग, अगर ये सभी चावल खा लेंगे तो सही है, नहीं तो मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ। तू रोटी नहीं बनाएगी और ये लोग चावल नहीं खाएंगे तो फिर सभी को क्या खिलाऊंगी? बाहर से रोटी मैं मंगवा नहीं सकती, नहीं तो दोनों दामाद कहेंगे कि ससुराल जाकर किसी से खातिरदारी में 4 रोटी भी नहीं डाली गई। माँ जी आप चिंता ना करो, मैं हूँ ना, कोई नहीं, मैं रोटी सब्जी बना दूंगी। हाय मेरी बहू हर चीज का ख्याल रखती है। ठीक है, तू रोटी सब्जी बना लेना और सिया तू थोड़े से चावल भी बना लेना, जरा अच्छे लगेंगे। हेमा की बात को सुनकर दोनों बहुएं रसोई में गईं। गर्मी का मौसम था, ऐसे में सिया तो जल्दी से जरा से चावल चढ़ाकर निकल आई, लेकिन दिव्या का काम बहुत ज्यादा था। मैं, माँ जी, जेठानी जी, चारों ननद जी, देवर जी, दोनों ननद जी के पति, बच्चे, पापा, हे भगवान कितने सारे लोग हैं। कम से कम 50 रोटियां बनेंगी। मुझे आटा भी बड़े बर्तन में ही लगाना पड़ेगा। दिव्या बेचारी गर्मी में सभी के हिसाब से आटा लगाने लगी। बड़ी ही मेहनत से सभी का आटा गूंथ जाने के बाद उसने सब्जी की तैयारी की। हे भगवान, मेरा तो सारा पानी इस आटे को लगाने में ही निकल गया, लेकिन अभी तो ये मेहनत से रोटी बनानी बाकी है। चल दिव्या, काम पर लग जा। दिव्या ने ऐसे बोलकर रोटी बनाना शुरू कर दिया। इस बीच वो पूरी पसीने में नहा गई। कुछ देर के बाद सिया रसोई में अपने चावल देखने आई। अरे हाँ, चावल तो नरम हो गए हैं। अरे दिव्या, तुम्हें कितना पसीना आ गया है। और बनो महान कि तुम ही सारी रोटियां बना दोगी। सिया दिव्या की मदद करने के बजाय और उसे ताना मारकर चली गई। किसी तरह दिव्या ने सभी के लिए खाना बनाया और सभी को उसने खाना खिलवाया। जिस बीच घरवाले दिव्या की बनाई हुई रोटियों को सारा ही खाना खा गए और दिव्या को बस चावल ही चावल खाने पड़े। ऐसे ही अगले दिन। माँ, कल मैंने पूरी 45 रोटियां बनाई थी जो कि कम पड़ गई। अब आप मुझे बताएं कि आज मैं कितनी रोटी बनाऊं। बहू, 9 लोग तो घर में हम ही हैं, फिर 6 लोग तेरी नंदों की फैमिली के हो गए हैं, और आज तो दोपहर से पहले तुम्हारी बुआ सास का परिवार भी घर आ रहा है। तुम ना दुगनी रोटी बनाना, तभी पूरा पड़ पाएगा। सब्जी वगैरह सिया बना देगी। माँ जी, आपको बात समझ नहीं आती है क्या? अगर चावल बनवाने हो तो मुझसे बोलो, मैं 70 लोगों के लिए भी चावल बनाने से नहीं डरूंगी, लेकिन रोटी सब्जी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अगर बहू को फिक्र है तो बाहर से बना लो, क्योंकि मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है। सिया के साफ मना करने के बाद अब दिव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दिव्या ने ही सभी के लिए आज फिर से रोटी सेकने की जिम्मेदारी ले ली, जिसके लिए वो आज सुबह से ही लग गई थी। दोपहर तक जाकर दिव्या ने सभी के लिए रोटी बनाई। अब बुआ सास का परिवार भी आ चुका था, तो फिर दोनों बहुओं ने मिलकर सभी को खाना खिलवाया। भाई वाह, गर्मी में हल्के मिर्च मसालों का खाना और हाथ की रोटी, मजा ही आ। लगता है कि इस बेचारी ने इतनी रोटियां बनाई हैं, तभी तो इसकी हालत बिल्कुल खराब दिख रही है। जया को दिव्या का चेहरा दिख गया था। ऐसे ही सिलसिला चला। रोज दोनों वक्त रोटी देवरानी बनाती और जेठानी जरा से चावल बनाकर फरार हो जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज हेमा सभी मेहमानों को बाहर घुमाने लेकर जा रही थी। माँ जी, आप सभी बाहर जा रहे हो? इसका मतलब खाना क्या आज सभी बाहर ही खाएंगे?
नहीं मेरी बच्ची, तेरी बुआ सास है ना, उन्हें तो बाहर के खाने से सख्त नफरत है। कोई भी बाहर खाना नहीं खाएगा, लेकिन सभी चले जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा? एक काम कर दिव्या, तू यहीं रुक जाओ, रोटी सब्जी बना ले, मैं बस कुछ ही देर में इन सबको घुमा कर आ रही हूँ। हेमा ने जैसे बोला दिव्या ने वैसे ही किया। वो घर में ही खाना बनाने को अकेली रुक गई और सिया समेत सभी मेहमान और घर वाले घूमने को निकल गए। पूरा परिवार गर्मी में शाम में सबसे पहले एक पार्क में पहुंचा, जहां उन सभी ने आइसक्रीम खाई। मेरा पुराना शहर आज भी उतना ही सुंदर है जैसे पहले था। यहाँ कितना सुकून भी है। आपका फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है? मुझे ये शादी से पहले पसंद था। सभी ने ऐसे ही मजे किए। पार्क घूमकर वो सभी रेस्टोरेंट गए, जहां सभी ने एक एक बर्गर खाया और फिर उन्होंने अपने घर का रुख किया। एक तरफ जहां घर वाले मजे कर रहे थे, वहीं बेचारी दिव्या सभी के लिए गर्मी में रोटियां बनाने में बिजी थी। अरे दिव्या बहू, खोल भी दे। माँ जी आ गए आप लोग। दिव्या बेटा, तू घर में है? तू यहाँ क्या कर रही है? बुआ सास जी, मैं सभी के लिए खाना बनाने को रुकी थी, खाना बस तैयार ही है, आप लोग खा लीजिए। दिव्या की बात सुनकर जया ने सिया को घूर कर देखा। क्यों रे बहू रानी, बस दिव्या ही इस घर की बहू है, तो कुछ नहीं लगती हम लोगों की? क्या हो गया? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि रोजाना रोटी सब्जी वो भी इतने सारे लोगों में दिव्या ही कर रही है। तेरा कोई फर्ज नहीं है? बोल। क्यों नहीं है? और मैं क्या मना करती हूँ खाना वाना बनाने को? बस यही शांत हो जा। अगर तू मना नहीं करती है ना तो ठीक है, कल का खाना तू बनाएगी और चावल नहीं, रोटी सब्जी। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिया खाना बनाने को मान गई। बस फिर क्या था, जैसे ही अगला दिन निकला, जया ने सिया को ही दोपहर के खाने का मेन्यू सौंप दिया। सिया भी अच्छी बनने को रसोई में आ गई और ये क्या, मैंने क्यों अपने ही पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली? कितनी सारी रोटी बनानी पड़ेगी अब। हाँ। सिया सभी लोगों की रोटी बनाने के लिए खड़ी हो गई। अभी उसने आटा ही गूंथा था जो उसकी हालत खराब हुई। आज तो मेरा सारा दम ही निकल जाना है। चलो, ध्यान नहीं देती, झटपट रोटी बनाकर हट जाती हूँ। सिया बेचारी रोटी बनाने को खड़ी तो हुई, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी हालत खराब हो गई। अब सिया के खड़े होने की बस की बात नहीं थी। वो जैसे जैसे रोटी डाल रही थी कि पीछे से दिव्या आ गई और बोली, भाभी कितनी रोटी बन गई? अभी तो 10 ही बनी है। हटिए, अब थोड़ी सी रोटी मैं डाल देती हूँ। वैसे भी इतनी सारी रोटी बनाना आसान काम नहीं है। तुम मेरी मदद करवाओगी? हाँ, क्यों नहीं। दिव्या ने ऐसे बोलकर सिया के साथ काम करवाना शुरू किया। अब सिया को एहसास हो रहा था कि उसने दिव्या के साथ कितना गलत किया था। अब उसे दिखाई दे रहा था कि जिस लड़की को वो हमेशा कामों में अकेले धकेले रखती थी, वो आज उसके ही काम में हाथ बटा रही थी। तुम मेरी मदद क्यों करवा रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी मदद नहीं की, जबकि तुमने तो कितने वक्त इतनी सारी ही रोटियां बनाई हैं दिव्या। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये काम आसान नहीं है भाभी। अब ये सब छोड़िए, घर परिवार में तो मिलकर ही काम करना चाहिए। चलिए मिलकर सभी को खाना खिलाते हैं। दिव्या की बात से सिया को आज काफी सीख मिली। आज के बाद से अब कभी सिया ने दिव्या को अकेले काम में नहीं धकेला। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर काम किया करती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।